आज का हमारा टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति। पृथ्वी की जो निचली सतह होती है, भूप्रपट्टी होती है, उसमें धातुओं का मुख्य स्रोत है। वहाँ पर अनेक प्रकार की धातुएं प्रेजेंट होती है। इनमें सबसे पहला है खनिज। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों व यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी पर या पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी में प्रेजेंट प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट जो तत्व व यौगिक होते हैं उनको खनिज कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अयस्क। अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तो तत्व या यौगिक जो खनिज रहते हैं उनमें धातु की जो अधिक मात्रा होती है और उसे निकालना भी क्या होता है? लाभकारी होता है। उसे क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। उन खनिजों को अयस्क बोलते हैं। वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना भी लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं टॉपिक सक्रियता श्रेणी व उससे संबंधित धातु क्रम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये जो धातुएं होती हैं वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की तरफ प्रेजेंट धातुएं होती हैं और ये सबसे अधिक या अधिक क्रियाशील होती हैं। ये कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है, क्योंकि यह अभिक्रियाशील अधिक होती है तो किसी के संपर्क में भी आकर उसके साथ क्रिया कर लेते हैं, इसलिए ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती। हम बोल सकते हैं ये स्वतंत्र रूप से प्रेजेंट नहीं होती। नहीं मिलती। इसके बाद हम देखते हैं जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। ये सभी मध्य अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं।
मध्य की धातुएं जिंक, आयरन, लेड और कॉपर की अभिक्रियाशीलता होती है वो क्या है, मध्यम प्रकृति की होती है। और ये जो धातुएं होती हैं वह सल्फाइड, ऑक्साइड व कार्बोनेट अयस्क के रूप में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि पृथ्वी की भूपटपट्टी में मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट होती हैं। क्यों? धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं और ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होने के कारण ऐसा होता है। ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं और सल्फाइड, ऑक्साइड व कार्बोनेट अयस्क के रूप में प्रेजेंट और क्या करते हैं, कार्बन के उपयोग से इनका अपचयन होता है या कार्बन के द्वारा इनका अपचयन होता है। इसके बाद है अर्जेंटम एंड ओरम। ये सबसे कम क्रियाशील होते हैं और सबसे कम अभिक्रियाशील या सबसे कम एक्टिव होने के कारण ये क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रकृति में प्रेजेंट रहते हैं। प्रेजेंट रहते हैं या उपस्थित रहते हैं। सक्रियता श्रेणी में यह सबसे नीचे प्रेजेंट धातुएं होती है जो सबसे कम अभिक्रियाशील होती है और सबसे कम अभिक्रियाशील होने के कारण ये स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जाती है। अर्जेंटम को बोलते चांदी और ओरम को बोलते हम सोना। अब हम देखेंगे धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है, अयस्क से धातु प्राप्त करना। कि जो हम पृथ्वी से अयस्क खनिज निकालते हैं उससे धातुओं को कैसे अलग करते हैं, अयस्क से धातु प्राप्त करना, धातुओं का पृष्करण कहलाता है। इसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप या पहला चरण क्या है इनका, अयस्कों का समृद्धीकरण। सेकंड स्टेप है इनका धातुओं का निष्कर्षण। थर्ड स्टेप धातुओं का परिष्करण। इन तीनों स्टेप या तीनों चरणों के द्वारा धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। इसमें हम ये एक चार्ट के द्वारा हम देखेंगे कि इसमें हमने कौन कौन सी स्टेप्स लेनी है। सबसे पहले हम लेंगे अयस्क, फिर उसके बाद क्या होगा, अयस्क का सांद्रण, और अयस्क के सांद्रण से पहले हम देखें कि हमने अभी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, उसके बाद मध्यम में देखा था हमने मध्यम अभिक्रियाशील,
धातुएं। और थर्ड हमने देखा था निम्न या सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं। और इन टाइप्स में हमने डिवाइड किया था और इन टाइप्स के अनुसार ही इनको अयस्क से अलग करने की जो मेथड या विधि है उनका उपयोग किया जाता है। तीनों अभिक्रियाशील धातुओं सबसे अधिक, मध्यम और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, इनके लिए अलग अलग मेथड का यूज होता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु को देखते हैं हम सबसे पहले। तो इसमें जो मेथड यूज होता है उसमें क्या करते हैं हम, गलित धातु का विद्युत अपघटन करते हैं। इस विद्युत अपघटन के मेथड के द्वारा अयस्क से इस धातु को अलग किया जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, शुद्ध धातु प्राप्त होता है। कोई भी जो धातु या मेटल हमें प्राप्त करनी होती है जिसका विद्युत अपघटन हमने किया है और उसके बाद में क्या हो जाता है, शुद्ध धातु या शुद्ध रूप, उस धातु का शुद्ध रूप हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। इसके लिए हम क्या करते हैं, टू मेथड का यूज करते हैं। पहला है कार्बोनेट अयस्क, और सल्फाइड अयस्क। जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनमें उनको हमने टू टाइप में डिवाइड किया है। अगर कार्बोनेट अयस्क की धातुएं हैं उनको तो अलग मेथड से अलग किया जाएगा, और सल्फाइड अयस्क की धातुएं हैं उनके लिए अलग मेथड का यूज किया जाएगा। कार्बोनेट अयस्क की अगर धातु है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, निस्तापन विधि या मेथड का यूज करेंगे। और जो सल्फाइड अयस्क है उसके लिए भर्जन विधि या भर्जन मेथड का यूज करेंगे। कार्बोनेट अयस्क में अगर हम देखें तो इनका कोई एग्जाम्पल देखें तो ZnCO3, और सल्फाइड अयस्क का HGS या ZnS। तो कार्बोनेट अयस्क में हम क्या करते हैं, सीमित वायु निस्तापन के लिए हम क्या करते हैं, सीमित वायु प्रोवाइड करते हैं, और सल्फाइड अयस्क में सिनोबार वायु का यूज किया जाता है। इन दोनों ही मेथड के बाद जो धातु है उनका क्या प्राप्त होता है, हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातु ऑक्साइड के बाद में दूसरा मेथड यूज करते हैं हम धातु का अपचयन। और धातु में अपचयन के बाद में क्या होता है, धातु का शोधन। इस पूरे मेथड के द्वारा मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं प्राप्त की जाती है। इसके बाद अगर हम निम्न या सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं के देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका सल्फाइड अयस्क लेते हैं। उसके बाद भर्जन क्रिया करवाई जाती है। उसके बाद हमें धातु प्राप्त होती है और उसके बाद में उसका क्या कर लिया जाता है, परिष्करण कर लिया जाता है। इन सभी मेथड के द्वारा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हमें प्राप्त कर ली जाती है या उनका निष्कर्षण कर लिया जाता है।
आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इन मेथड को डीपली अध्ययन करेंगे।